Assalamualaikum everyone. Hopefully everyone must be doing well and leading a satisfactory life. Uh, और विंटर बड़े मज़े से गुजर रहा होगा। आज की जो वीडियो है वो कल की वीडियो की कड़ी है। हमने उसमें पढ़ा था मीन जैसे पहली की वीडियो, कल की वीडियो से मेरा जो पहली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं दैट वाज अबाउट ड्रग एक्ट 1976। उससे पहले हमारे पास डेंजरस एक्ट था 1930 का, उससे पहले ड्रग एक्ट 1940 का था। तो इस ड्रग एक्ट के आने से उस ड्रग एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दे आर नॉट बार्ड, उससे कोई मसला नहीं है इसको। ये कल हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था कि इसके पहले 3 सेक्शन मींस इसके 45 सेक्शंस है। 45 सेक्शंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। ये डिटेल से बात हो चुकी है, यू वन कैन गो थ्रू दैट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कितने बोर्ड्स है और उन बोर्ड्स का काम क्या है। आज हम ये सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और द डिटेल ऑफ एवरी बोर्ड विल बी डिस्कस इन इट्स सब रूल्स। जी हाँ, 1976 एक्ट के कुछ रूल्स इसके मुताबिक बने हैं। वो रूल जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे उसके मेंबर्स कितने हैं, हर मेंबर का क्या काम है और कितने फॉर्म्स यूज होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होगी। आज का जो चैप्टर है या आज का जो लेक्चर है दैट इज स्पेसिफिकली अपॉन द administrations. Okay, so let's start with the section 4. This chapter starts from section 4 and ends at section 22. ठीक है, तो अगेन जैसा कल मैंने किया था इसको मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। वो सेक्शन जिनको ज़्यादा एलाबोरेशन की ज़रूरत है उनको मैंने अलग अलग से लिख दिया है और जिनको that were up to the definitions only उनको मैंने छोटा करके लिख लिया। सो आज हम थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे। हम स्मॉल जो छोटे वाले छोटा हिस्सा है, छोटे छोटे सेक्शन है उनको पहले पढ़ेंगे, जो थोड़े से डिटेल वाले सेक्शन है उनको बाद में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 4. Section 4 deals with regulation and prohibition of import export of the drug. इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 4 में सिंपली ये बात की गई है कि द फेडरल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट शेल मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, वो रूल्स बनाए किस हवाले से कि ड्रग की इंपोर्ट किस तरह होगी, एक्सपोर्ट किस तरह होगी, उसके लिए कौन सा लाइसेंस यूज होगा, कौन शख्स किस शख्स को ये लाइसेंस प्रोवाइड होगा, उस लाइसेंस के थ्रू कौन से ड्रग्स या कोई स्पेसिफिक एक क्लास ऑफ ड्रग कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकता है या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकता है या कोई भी ड्रग, उस हवाले से रूल्स विल बी मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रूल्स बनाएगा। नंबर 1, रूल्स के लिए कौन कौन से लाइसेंस उसके लिए दरकार होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे और कौन कौन से ड्रग्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकते हैं, इसके लिए रूल्स कौन बनाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ ड्रग एक्ट 1976, the federal government will constitute rules and regulations for the import and export. Hopefully ये quite simple था। Then दूसरी बात है section 5. Section 5 deals with the regulations of मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चरिंग की भी तो बात हो रही है। सो अगेन द फेडरल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट। अब मैं यहाँ पे फेडरल एंड प्रोविंशियल इन गवर्नमेंट्स के मैं बार बार नाम लेता रहूंगा, इसमें अपने डिफरेंस समझना है। सो द फेडरल गवर्नमेंट अगेन विल मेक रूल्स, regulations and would make rules for the license, make rules for the specifications of the manufacturer. अब कल हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चर क्या है। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस, यानी आपका जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी ऑपरेशंस है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट, उसमें आपकी पैकेजिंग, लेबलिंग, फिलिंग और ड्रग से रिलेटेड जितने भी मटेरियल से रिलेटेड काम है वो सारे रहते हैं आपके मैन्युफैक्चर में। तो मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है, किसके लिए अलाउड है और उसके लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है, कौन से ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कौन से ड्रग्स की नहीं हो सकती, इसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, द फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976। फिर उसके बाद है सेक्शन 6, वो दैट डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ सेल। रेगुलेशन ऑफ सेल का क्या मतलब हुआ कि हर प्रोविंस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंस की, ठीक है, कि प्रोविंस में ड्रग किस तरह से सेल आउट होंगे, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन रहेगा। हर इंडिविजुअल प्रोविंस रेगुलेशंस या रूल्स बनाएगा कि ड्रग कहाँ पे सेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि ड्रग कोई लेमैन, कोई आम शख्स
सेल आउट कर सकता है, या उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक शख्स क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, वो ड्रग बेच सकता है, नहीं बेच सकता। तो इसके हवाले से रूल्स कौन बनाएगा? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल मेक रूल्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ द ड्रग्स। कि आप मेडिकल स्टोर हो, रिटेल फार्मेसी हो या ट्रेडर्स हो, उसके लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, किस फॉर्म पे होना चाहिए, दिस ऑल विल बी सॉर्ट आउट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 8 है। सेक्शन 7 मैंने दरमियान में छोड़ दिया है बिकॉज सेक्शन 7 डील्स विद द जी सेक्शन 7 डील्स विद रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, उसके साथ वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। सेक्शन 8 डील्स विद द पाकिस्तान फॉर्मुलरी। पाकिस्तान फॉर्मुलरी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 इट सेज दैट द फेडरल गवर्नमेंट, फिर से मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, द फेडरल गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल कंस्टिट्यूट अ पाकिस्तान फॉर्मुलरी। फॉर्मुलरी क्या होती है? उसमें हर वो ड्रग जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकता है, या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकता है, या पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या पाकिस्तान में वो सोल्ड आउट हो सकता है, या पाकिस्तान में उसकी डिस्पेंसिंग हो सकती है, कंपाउंडिंग हो सकती है, इन सब का एक बुक बनेगा, एक फॉर्मुलरी बनेगी। ठीक है, उस फॉर्मुलरी का नाम होता है पाकिस्तान फॉर्मुलरी। सो सेक्शन 8 सेज कि द फेडरल गवर्नमेंट शेल कंस्टिट्यूट पाकिस्तान फॉर्मुलरी, जिसमें हर ड्रग की डिटेल लिखी होगी, कौन सी ड्रग जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सोल्ड आउट, कुड बी प्लेस फॉर सेलिंग, इस तरह ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी कि ये ड्रग्स यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और ड्रग ना पाकिस्तान में आ सकता है, ना पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, ना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकता है। सो उसके लिए एक फॉर्मुलरी बनी होती है। क्या हमारी फॉर्मुलरी बनी है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन एंड द आंसर इज यस, फॉर्मुलरी बनी हुई है। अब उस फॉर्मुलरी को कितना अपडेट किया हुआ है, दिस नीड्स अ लिटिल मोर रिसर्च। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 10, सेक्शन 9 फिर से दरमियान में रह गया, उसको हम एपिलेट बोर्ड या एपिलेट बोर्ड इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 9, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, और एपिलेट अथॉरिटी होती है प्रोविंशियल लेवल पे, वो भी हम लोग सेक्शन 9 में डिटेल से पढ़ेंगे। सेक्शन 10 डील्स विद एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी क्या होती है? जैसे हमने कल पढ़ा था डेफिनेशन में कि एक्सपर्ट क्या होता है। एक्सपर्ट इज द वन ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसके पास डिग्री होती है। तो बाज़ औक़ात एपिलेट बोर्ड को, बाज़ औक़ात हमारे रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, बाज़ औक़ात हमारे लाइसेंसिंग बोर्ड को एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो एक्सपर्ट बुला सकते हो, एक्सपर्ट की कमेटी बनाएंगे। सो एक्सपर्ट कमेटी मीन्स whenever it is needed, whenever the concerns of the expert are needed, such boards can appoint डिफरेंट एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम, जैसे कि लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, जैसे कि आपके पास फार्मासिस्ट हो गए, जैसे कि इकोनॉमिस्ट हो गए, उनको बुला के उनसे काम लिया जाएगा। इस तरह की जो कमेटी बनेगी उसको लीगल एक्सपर्ट कमेटी कहेंगे, और ये सेक्शन 10 बोल रहा है कि ये बनना ही लाजमी है। और ये कौन बनाएगा? अगेन द फेडरल गवर्नमेंट, और द रेलिवेंट बोर्ड, जिस बोर्ड को उसकी ज़रूरत होगी वो खुद अपनी कमेटी बनाएगा और एक्सपर्ट्स की राय लेगा। फिर आपके पास सेक्शन 11A कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं दिलचस्पी या उसका अपना मुफाद हो। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड का हिस्सा है, और वही शख्स फिर आपका रिटेल फार्मासिस्ट भी है, या उसकी कंपनी भी है, या वो एक कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। तो अगर कोई शख्स एक बोर्ड का हिस्सा भी है, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का वो हिस्सा भी है, और उधर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट क्या आएगा? अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी और बेशी होगी, तब भी उसका अपना इंटरेस्ट है, इसीलिए वो कभी भी उस ड्रग को, उस कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट को कभी भी वो नाकारा या सब स्टैंडर्ड या एडल्टरेटेड नहीं कहेगा। तो इसमें क्या होगा? उसका अपना गर्ज आ गया। जब अपना गर्ज आ जाता है, हम उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब ये हुआ कि वन पर्सन हु इज द पार्ट ऑफ वन बोर्ड कुड नेवर एवर बी द पार्ट ऑफ अनदर बोर्ड, or one person who is a part of any board and has any interest in the relevant field that can never be the part of that board. So इसलिए क्योंकि वहाँ पे conflict of interest आ जाता है, अपने फायदे की बात आ जाती है, फिर वो ना ड्रग को गलत कहेगा, ना वो रिटेल फार्मेसी की प्रैक्टिस को गलत कहेगा, ना किसी और
हवाले से किसी को नुकसान जो इलीगल काम हो रहा हो उसको रोकेगा। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक शख्स जो एक बोर्ड का हिस्सा वो दूसरे बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अपनी दिलचस्पी आ जाती है। फिर सेक्शन 11A था ये, ठीक है। सेक्शन 11 है हमारे पास, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड डिस्कस हुआ है, सो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 12 पावर टू फिक्स प्राइस। अब पावर टू फिक्स प्राइस का मतलब क्या है कि साल में एक मरतबा, ठीक है, या 2 मरतबा, वट एवर द फेडरल गवर्नमेंट डीम्स फिट। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरल गवर्नमेंट विल हैज द पावर के मार्केट में कौन सा ड्रग आ रहा है उसका प्राइस फेडरल गवर्नमेंट तय करेगा। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट का रायमल क्या होगा? वो एक डेट फिक्स करेगा कि इस डेट तक जितने भी नए ड्रग्स आ रहे हैं, कोई भी अपना ड्रग रजिस्टर करवाना चाह रहा हो तो वो ले आए, और फिर उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट देखेगा कि ये ड्रग कितने पैसों में सेल आउट होना चाहिए। और लेट्स से अगर इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उस 100 में कितना परसेंटेज जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, अगर कोई आगे जाके बेच रहा है तो उसके लिए कितना परसेंटेज इस 100 में होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट है तो उसके लिए कितना परसेंटेज और कितना टैक्स इस पे लगना चाहिए। सो द पावर टू फिक्स द प्राइस इज विद फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी। Then we have section 13. Section 13 says the directions to provincial government. यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 13 में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, यानी जब भी व्हेन इट डीम्स फिट, व्हेन इट डीम्स नेसेसरी, जब फेडरल गवर्नमेंट ये समझे कि यार फलाने इशू पे, फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के हवाले से हमने कुछ नए नए अमेंडमेंट्स लाने हैं, कुछ नई नई सिफारिशात लानी है, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी है, तो वो सजेशन देगा। किसको सजेशन देगा? प्रोविंस को, कि आप अपने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ये चीज़ें भी रख ले, आप ड्रग एनालिस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन भी रख सकते हैं, तो वो सजेस्ट करेगा, ठीक है। सो ये पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि वो सजेस्ट करेगा, बल्कि सजेशन के साथ वो डायरेक्टिव्स भी देगा कि आप इसको लागू करें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट ऑल सेट फ्री, कि आप जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। कुछ जगहों पे उनको इख्तियारात मिले हैं, लेकिन वो इख्तियारात फिर से किसके कंसर्न से होंगे? प्रोवाइडेड दैट दे टेक द कंसेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सो फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स देता रहेगा कि ये आपने अमेंडमेंट्स, ये काम अपने सूबे में ड्रग के हवाले से करने हैं। देन सेक्शन 14 सेज दैट फेडरल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, कि जब ये एक्ट बना था 1976 में, तो फौरन ये कहा गया था कि फेडरल गवर्नमेंट जल्द अज जल्द ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाए, ठीक है। सो सेक्शन 14 सेज कि फेडरल गवर्नमेंट इज बाउंड टू मेक DTL, यानी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाए। फिर सेक्शन 15 सेज कि नॉट ओनली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बाउंड है कि वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाए, ठीक है। हमारे यहाँ मींस इन प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान वी डू हैव ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास है, तो उसको हम प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहते हैं। अब सूबे बलूचिस्तान में एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मौजूद है, इस तरह बाकी सूबों में भी मौजूद है, इसी तरह फेडरल में भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज मौजूद है। अब ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का काम क्या होता है? व्हेनेवर द ड्रग इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर होता है, वो कोई सैंपल ले लेता है, सो द सैंपल इज सेंट टू लेबोरेटरी कि आया ये जो इसके लेबल पे लिखे हुए क्लेम्स हैं, आया ये जो फार्माकोपिया मेंशन है वो क्या है, फार्माकोपिया के मुताबिक है, क्या इसमें वाकई वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, क्या उसमें वाकई सारे जो रॉ मटेरियल कहा गया है या जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कंस्टिट्यूएंट है, जो सॉल्ट है, क्या वो उसमें मौजूद है, अगर मौजूद है क्या उसकी क्वांटिटी उतनी है जो वो बता रहा है। तो ये टेस्ट कहाँ पे होते हैं? ये ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में होता है। तो वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फेडरल भी बनाता है और वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोविंस भी बनाता है। सेक्शन 15 हैज बाउंड द प्रोविंस, क्या आपने लाजमी बनानी, क्योंकि जब एक्ट में बात आ गई तो वो लाजमी बनानी है। फिर सेक्शन 20, इसके दरमियान में 16, 17, 18। 16 आपका ड्रग एनालिस्ट के बारे में डेफिनेशन देता है कि ड्रग एनालिस्ट कौन है, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। 17 में ड्रग इंस्पेक्टर की डेफिनेशन है, 18 में ड्रग इंस्पेक्टर का पावर है, 19 में ड्रग इंस्पेक्टर का प्रोसीजर है। हम मीनवाइल उसको डिस्कस करेंगे। नाउ सेक्शन 20 सेज पर्सन बाउंड टू डिस्क्लोज। अब पर्सन बाउंड टू डिस्क्लोज यानी अगर
ड्रग इंस्पेक्टर कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो किसी मेडिकल स्टोर में जा रहा है, तो वो मेडिकल स्टोर वाला या वो रिटेल फार्मासिस्ट या वो किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जा रहा है, यानी किसी कंपनी में जा रहा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे उसका जो हेड है, he or she means the head is bound to disclose every area to the farmer to the drug inspector. वो बाउंड है इस बात पर कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है या जो इंस्पेक्शन टीम वहाँ पे गई है तो उसके लिए हर जगह खोल दे। हर जगह से मुराद उसके ऑफिस भी खोल दे, क्वालिटी कंट्रोल जहाँ पे ड्रग्स की प्रोडक्शन हो रही है वो जगह भी खोल दे, जहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है वो जगह भी उनको दिखा दे। अगर वो मेडिकल स्टोर या रिटेल फार्मेसी है या ट्रेडर है तो इवन के every nook and corner shall be open for the inspection team। अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता, इसका मतलब ये कि वो उसके ड्रग इंस्पेक्टर के या इंस्पेक्शन टीम के काम में मुदाखिलत कर रहा है, तो जो शख्स उनको अपने काम के लिए नहीं छोड़ता उनके लिए सजाएं हैं जो कि 6 months तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कि 6 माह तक उसको कैद हो सकती है, 10,000 से 50,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए द पर्सन इज बाउंड टू डिस्क्लोज every area for the inspection team. Section 21 says disclosure of the name of the manufacturer, यानी ये जब आप क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की बात करते हो, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक और काम भी होता है कि अगर कोई शख्स किसी कंपनी में कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई स्पेसिफिक ट्रेडर या कोई जो आपके पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट मुराद जो रिटेल फार्मेसी में काम कर रहे हैं, रिटेल फार्मेसी का ऑनर है, अगर उसने कोई इलीगल काम किया है तो उसका नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस या उस कंपनी का कंप्लीट नाम, एड्रेस वगैरह वो किसको देगा? वो ड्रग इंस्पेक्टर को देगा, जो ड्रग इंस्पेक्टर लेकर जाएगा टू द कोर्ट, फिर उसके मुताबिक उसके अगेंस्ट काम होगा। सो द बोर्ड इज बाउंड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, द एड्रेस, द डिटेल्स एटसेट्रा। यहाँ तक बात हो गई हमारे छोटे सेक्शंस की। अब टिल 21 अब आते हैं जो कुछ सेक्शंस ये दरमियान में मैंने छोड़ दिए थे। वन कैन ऑब्जर्व हियर, मैंने यहाँ पे 3-4 जुमले लिखे। अब ये 3-4 जुमले जिसमें पावर्स टू एनी मेंबर, पावर्स टू एनी मेंबर, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, होल्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड मैनर, होल्ड द ऑफिस फॉर प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मेक ऑन रूल्स, रिजाइन बाय ऑन राइटिंग, ये 4-5 जुमले ऐसे हैं कि जो हर बोर्ड में आपके पास रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, एपिलेट बोर्ड है, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, ये जितने भी बोर्ड हमारे पास है, ठीक है, उनमें कुछ बातें कॉमन है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द रजिस्ट्रेशन बोर्ड। अब रजिस्ट्रेशन बोर्ड इज डिस्कस इन सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए सबसे पहले क्या होगा? अगेन द फेडरल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? द फेडरल गवर्नमेंट, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। द फेडरल गवर्नमेंट शेल फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स करेगा। सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट विल रजिस्टर द ड्रग, ठीक है। फिर ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगा? एक बोर्ड बनाएगा, ठीक है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन बोर्ड कहते हैं। उसके कुछ मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का काम क्या होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे इन इट्स सब रूल्स, ठीक है, वो रूल्स अलग हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? अ पर्सन कमिंग फॉर द सेक टू रजिस्टर द ड्रग, तो उसके लिए पहले फेडरल गवर्नमेंट विल अनाउंस अ डेट, कि एक फिक्स डेट है, इस डेट को तक आप अपने ड्रग्स को रजिस्टर करवा सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उस डेट के मुताबिक अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते, फिर क्या होगा? फिर उनको 1 साल या नेक्स्ट डेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो एक डेट फिक्स होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। फिर जो शख्स भी अपने ड्रग्स रजिस्टर करवाने के लिए आएगा या अपनी कंपनी या फर्म रजिस्टर करवाने के लिए आएगा, उस डेट के अंदर ही, अगर वो उस डेट से आगे पीछे हो जाता है तो उसका क्या इशू होगा? हिज और हर ड्रग विल नॉट बी रजिस्टर्ड, और उसकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। फिर जो भी शख्स ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, वो शख्स क्या आएगा? विल कम विद द होल इंफॉर्मेशन, मीन्स जितने भी ड्रग से रिलेवेंट आपके पास, उसके पास इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल वो कोई एक्स ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है टू पाकिस्तान, इसमें रजिस्टर करवाना चाह रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक्स जो ड्रग है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो,
पाकिस्तान में इसकी पैकिंग हो, पाकिस्तान में ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हो या सेलिंग के हवाले से हो या इसके एडवर्टीजमेंट के हवाले से हो, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ड्रग की हैसियत से आए, फॉर्मूलरी में इसका जिक्र आए, तो उसको रजिस्टर करने के लिए वो क्या करेगा, ही और शी विल फर्निश द होल इंफॉर्मेशन। वो क्या करेंगे कि ड्रग के जितनी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन है, और उसके इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, उसका प्रोसीजर है, वो किस तरह से किस कंडीशन में कहाँ पे किस जगह पे, सारे कंडीशंस को रख के जहन में कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह होगी, इसकी पैकिंग इस तरह की, इसकी लेबलिंग इस तरह होगी, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग फर्निश करेगा, बताएगा। किसको बताएगा? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, जो रजिस्ट्रेशन करती है, ठीक है, उस अथॉरिटी को मुकम्मल इंफॉर्मेशन देगा। अगर उसमें से कुछ छुपाया या इंफॉर्मेशन में डिफरेंस आए या उसने कंडीशन कुछ और बताई और वहाँ पे कुछ और अप्लाई कर रहा हो, तो ये इसका मतलब है कि फ्रॉड, उसने झूठ बोला, तो झूठ के लिए फिर सजा है। सजा है कि अगर उसको लाइसेंस प्रोवाइड हुआ है तो वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर सिंगल इंग्रेडिएंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट से मुराद कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसमें हम एक इंग्रेडिएंट होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसमें कंपाउंड यानी एक से ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी का ड्रग ऐसा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, तो सिंगल इंग्रेडिएंट वाले हमेशा जेनेरिक नेम से रजिस्टर होंगे। अब जेनेरिक नेम क्या था, आप थोड़ा सा कल के मींस प्रीवियस लेक्चर में जब आप जाएंगे आप देखेंगे कि जेनेरिक नेम इज इट्स फॉर्मूला, ठीक है, और नॉन प्रोप्राइटर नेम, जो उसका नॉन प्रोप्राइटर नेम होता है उसको हम लोग जेनरिक नेम बोलते हैं, जिसे हम साइंटिफिक नाम या फॉर्मूला वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल इंग्रेडिएंट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हमेशा उसके जेनरिक नेम से होगी, और अगर कंपाउंड यानी एक से ज्यादा उसमें सॉल्ट्स मौजूद है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोप्राइटर नाम से होगी। फिर वो प्रोप्राइटर यानी जो शख्स उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कंपनी उसको इंट्रोड्यूस करवा रही, उस नाम से रजिस्टर होगा। इस नाम से रजिस्टर नहीं होगा जो उसका सॉल्ट का नाम है या जो उसका जेनरिक नाम है। ठीक हो गया। तो जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा ये कौन कंस्टिट्यूट करेगा, ये अगेन मैं इसको दोहराता हूँ, दिस विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। और इसका काम ये कि वो इसका काम ये है कि ये ड्रग्स को रजिस्टर करे, कंपनी को रजिस्टर करे, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, डेट देगा, उस डेट में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आएंगे, फिर उसके बाद स्क्रूटिनी करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स की कंडीशंस, ये कंडीशंस कौन बनाएगा, अगेन द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट उसके कंडीशंस बताएगी कौन कौन सी कंडीशंस हो, फी क्या हो, कितने टाइम के लिए एक लाइसेंस दरकार है, मिलने से 5 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होता है या 3 साल के लिए करना है या इसको 10 साल के लिए रखना है, ये सब कौन करेगा, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। और इसी तरह इसके सारे कंडीशंस फेडरल गवर्नमेंट बताएगा। अब जो कमेटी के मेंबर है उनको कुछ इख्तियारात मिले हुए, ठीक है। जो जितने भी कमेटी मींस आई मीन हियर द बोर्ड, सो बोर्ड के मेंबर्स वो भी फेडरल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन उसका मेंबर बन सकता है, चेयरमैन कौन होगा, उसके साथ कितने मेंबर्स होंगे, इसका तयन वुड बी डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। कितने अरसे तक एक मेंबर रह सकता है रजिस्ट्रेशन बोर्ड का, सो ये भी डिसाइड होगा बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द पर्सन चेयरमैन या अदर जो उसके मेंबर्स हैं होल्ड द ऑफिस फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मींस जितने टाइम के लिए फेडरल गवर्नमेंट उसको रखना चाहेगी। इसका मतलब ये है कि कोई टाइम पीरियड उसका फ्रेम नहीं हुआ, वो 3 साल भी हो सकते हैं, वो 5 साल भी हो सकते हैं, वो एक्सटेंड करके 10 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब एक्ट ने उनको इख्तियार दे दिया, नो वन कैन अपोज, ठीक है। अब इस पर कोई अपोजिशन नहीं बैठेगी, कोई अपोज नहीं कर सकता कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त का जो गवर्नमेंट है वो क्यों किसी का टेन्योर बढ़ा रहा है, ठीक है। वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है, वो 6 महीने 1 साल के लिए भी बिठा सकता है, वो 3 साल के लिए भी, वो 5 साल के लिए भी बिठा सकता है, वो 10 साल के लिए भी बिठा सकता है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। सो the office, the person, the member of the registration board would hold the office in the pleasure of the federal government और for the prescribed period, वो जो भी पीरियड देंगे उतने। अब कुछ बुक्स लिखते हैं कि 3 साल, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 साल हो, ठीक है। जब हम सब रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स में कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि 5 साल तक
ये उस ऑफिस को होल्ड कर सके। सो लेट्स सी कि फेडरल गवर्नमेंट ने रूल्स ऑफ 1976 के रूल्स जो बने हुए उसमें कितने साल लिखे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट याद रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सब में कॉमन है, इसीलिए मैंने एक साथ लिखे कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास ड्रग इंस्पेक्टर के सारे इख्तियार होंगे। रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एनी मेंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड कैन यूज द पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर, यानी ड्रग इंस्पेक्टर की जो जो पावर्स है। अब ड्रग इंस्पेक्टर के कौन से पावर्स है वो हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। अब जैसे लफ्स इटसेल्फ इट सेज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, वो हर जगह पे जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। हर जगह से मुराद वो रिटेल फार्मेसी में जा सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाले किसी फर्म में जा सकता है, जहाँ जहाँ पे भी ड्रग का बिजनेस हो रहा है वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी चीज़ों को देख सकता है, उनके माहौल को देख सकता है। ये सारे इख्तियारात होते हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास। तो वो सारे इख्तियारात रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास भी है। रजिस्ट्रेशन बोर्ड किसी भी वक्त किसी भी जगह जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। सो रजिस्ट्रेशन बोर्ड हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। रजिस्ट्रेशन बोर्ड का मेंबर तब तक अपने ऑफिस में रहेगा जब तक फेडरल गवर्नमेंट चाहता है। कोई प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उन्होंने दिया होगा, वैसे कोई ख़ास पीरियड मेंशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन बोर्ड को एक और इख्तियार मिला है कि दे कैन मेक देयर ओन रूल्स फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस, यानी अपने कारोबार को, अपने बोर्ड को सही चलाने के लिए वो सब रूल्स हैं, छोटे रूल्स अपने लिए बना सकता है। ठीक है, ये इख्तियारात रजिस्ट्रेशन बोर्ड को मिले हैं एक्ट के थ्रू। अब बाज़ औक़ात ये है कि अब रजिस्ट्रेशन बोर्ड तो बन गया, अब वो चाहते हैं कि कुछ इख्तियारात वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और कुछ वो चाहते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी जो कि हमें एक्ट में नहीं बताया गया। तो एक्ट यहाँ पे उन्हें इख्तियारात देते कि आप अपने लिए सब रूल्स बना सकते हो। ठीक है, वो रूल्स क्यों बनेंगे, ताकि ये अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट इज रिजाइन ऑफ द एनी मेंबर, जो भी मेंबर, वो चेयरमैन हो या कोई और मेंबर हो, वो अगर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हो तो उसका इस्तीफा वो रिटर्न देगा। उसके लिए क्या शर्त है, या तो ये होगा कि फेडरल गवर्नमेंट उसको कहेगी कि यार बस इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक आप इस्तीफा दे दो, तो वो रिटर्न में अपना रिज़ाइन देगा। या वो अपनी मर्जी से, उसका कोई काम पेश आएगा या वो मजीद उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा होगा तो वो रिज़ाइन देगा, लेकिन द रिज़ाइन शेल बी रिटन बाय हिज ओन हैंड राइटिंग, वो खुद अपने हैंड राइटिंग से ये लिखेगा। ये जितने भी पावर्स की हमने बात की, ड्रग इंस्पेक्टर के पावर की, या स्क्रूटनी के पावर की, या लाइसेंस प्रोवाइड करने की पावर की, ये सारे के सारे पावर ये रजिस्ट्रेशन बोर्ड खुद भी सारा इस्तेमाल कर सकता है, या इट कैन रेफर टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, वो किसी भी मेंबर को ये सारे इख्तियार दे सकता है। मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो चेयरमैन ही हो, वो उसका कोई दूसरा मेंबर भी हो सकता है जिसके पास ये सारे के सारे पावर्स होंगे, जो इन सारे के सारे पावर्स को यूटिलाइज करेगा। फिर बात आ जाती है कि जब रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन दे दिया, उनको लाइसेंस दे दिया, वो ड्रग रजिस्टर हो गया, कुछ वक्त बाद उन्हें शिकायत मिली कि यार इन लोगों ने जो कंडीशंस बताई थी रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो कंडीशन अब फॉलो नहीं हो रही, या वो जो ड्रग्स बना रहे वो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये शिकायत उनको मिलती है कुछ महीनों बाद। तब क्या होगा, तब द बोर्ड विल टेक डिसीजन। वो डिसीजन क्या होगा, या तो उसका लाइसेंस जो उसको रजिस्टर, जो ड्रग रजिस्टर किया गया है उसके लिए लाइसेंस दिया गया है, या तो उस लाइसेंस को सस्पेंड कर दे, सस्पेंड मतलब ये मुअत्तल कर दिया जाएगा, या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी, या कि मतलब कैंसिलेशन ऑफ दी रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन जो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल होगा तब भी उसको इन्फॉर्म करेगा, अगर उसको सस्पेंड किया जाएगा तब भी उस शख्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो चुका है। फिर उसको सुना जाएगा, दैट पर्सन वुड बी गिवन अ चांस, उसको मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब मसला क्या हुआ, अगर कोई शख्स इस बोर्ड के फैसले से उसने उनका लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया, सस्पेंड कर दिया, या कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, या मुअत्तल या मनसूख कर दिया, तो वो इसके फैसले से खुश नहीं है, तो वो फिर कहा जाएगा दैट पर्सन विल गो टू एपिलेट बोर्ड। ठीक है, इसको मसला ये है कि मैंने मेहनत की थी, अब कंडीशंस वो नहीं रहे हैं, मैं वापस उसको ठीक कर सकता हूँ, ये बोर्ड ने जो मेरे अगेंस्ट फैसला दिए मैं इस फैसले से मुतफिक नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, दैट पर्सन एग्रीव्ड, उसको हम एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, द एग्रीव्ड पार्टी विल अप्रोच एपिलेट बोर्ड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और बोर्ड है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। जैसे टर्म इंडिकेट कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड,
अब इस बोर्ड का काम क्या है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर जो गवर्नमेंट है प्रोविंस का, वो खुद अपना क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाएगा, ठीक है। एवरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपना क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाएगा, ठीक है। अब इस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक चेयरमैन होगा, इस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक सेक्रेटरी होगा और उसके कुछ और मेंबर्स होंगे। अब मेंबर्स के लिए फिर वही है, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सारे पावर्स किसी एक मेंबर को भी दे सकते हैं या सारे मेंबर्स उसको एंजॉय कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के सारे पावर्स क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास भी होंगे। जो इसका ऑफिस है फॉर द प्रिस्क्राइब मैनर, जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहेगी तब तक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का मेंबर रहेगा। वो 5 साल भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है, उनकी मर्जी पे। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, दे कैन मेक सब रूल्स, अपने लिए भी ये रूल्स बना सकते हैं सो दैट दे कैन स्मूथली रन देयर कंडक्ट्स ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है, ताकि वो स्मूथली रन कर सके। और अगर इनका कोई भी मेंबर, खा वो चेयरमैन हो, खा उसका सेक्रेटरी हो, अगर वो रिजाइन देना चाहे तो वो अपने हैंड राइटिंग से देगा। अब ये सारी बातें जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड में थी, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे भी लागू होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड भी क्या कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कैन इंस्पेक्ट, वो किसी भी वक्त इंस्पेक्शन कर सकता है क्योंकि उसके पास ड्रग इंस्पेक्टर की सारी पावर्स मौजूद है। वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी लेबोरेटरी में जाके उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, डीटीएल की इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो बनी थी सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में, ये जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है, वो जाके उनके इक्विपमेंट्स का मुआयना कर सकता है। वो साल में 1 मरतबा 2 मरतबा जितने मतलब वो चाहे वो विजिट कर सकते हैं। और वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो या कोई रिटेलर हो या कम्युनिटी फार्मेसी हो या जहाँ पे भी ड्रग से रिलेटेड बिजनेस हो रहा हो, ड्रग से रिलेटेड काम हो रहे हो, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जाके उसको देख सकता है कि आया वाकई वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जा रही या नहीं, ठीक है। उसके पास सारे के सारे इख्तियारात मौजूद हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक और काम होता है जो ड्रग एनालिस्ट होता है। वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को हैंड ओवर करता है। वो ड्रग इंस्पेक्टर उसके रिपोर्ट्स लेकर जाएगा टू क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो उसकी स्क्रूटिनी कौन करेगा, द क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड करेगा। और ड्रग इंस्पेक्टर सबसे पहले अगर कहीं पे कोई भी काम कर रहा हो तो वो सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। ड्रग इंस्पेक्टर चाहता है कि वो कोई केस बनाए किसी के खिलाफ, तो वो तब तक केस बना नहीं सकता जब तक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसको इजाज़त नहीं देती, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एक एनुअल वैलिडेशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डीटीएल, यानी जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स की साल में एक दफ़ा ज़रूर वो इंस्पेक्शन करेगा, उसको देखेगा, फिर वैलिडेशन देगा कि आया इनकी मशीनरी ठीक भी है या नहीं, यानी वहाँ पे HPLC यूज़ हो रही है, क्या वो HPLC काम भी कर रही है या वो ख़राब है और ये लोग ऐसे ही बस यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए वो एनुअल एक वैलिडेशन रिपोर्ट हमेशा बनाएंगे। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये आगे चलकर इस पे काम किया जाएगा। वो ये एडवाइस भी दे सकते हैं टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि आपने क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए आप ये स्टेप्स ले, ठीक है। कौन सा बोर्ड, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ये सारे इख्तियारात क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास मौजूद है। और इसके अलावा वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग्स, यानी जो फार्मासिस्ट हैं या जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या ड्रग एनालिस्ट हैं, उनके लिए मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ किस्म के वो ट्रेनिंग्स रख सकता है। नई कोई मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई है, नया कोई ड्रग का एनालिसिस का कोई प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके ऊपर वो ट्रेनिंग्स दे सकते हैं टू द न्यूली अपॉइंटेड या जो ओल्ड भी हो उनको, क्योंकि न्यू कोई चीज़ आ रही है तो उसके लिए वो ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करता है। ये सारे इख्तियारात हैं जो कि दिए गए हैं ड्रग एक्ट के थ्रू टू क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा अगर कोई, जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा था कि ड्रग इंस्पेक्टर कोई केस करना चाह रहे किसी के ऊपर, तो उसके जो सारे डिटेल्स है, जैसे सेक्शन 21 में भी हमने कहा था कि डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है या कोई भी उससे रिलेवेंट पर्सन है, तो उसके सारे डिटेल्स क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ड्रग इंस्पेक्टर को देगा और वो लेकर जाएगा टू जो आपका कोर्ट है। अगर कोर्ट में कोई केस जा रहा है तो उसकी सारी डिटेल कौन देगा, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, ठीक हो गया। अब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का एक और काम भी है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।
दिस वॉज अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड द क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ये जो चार पांच बातें वो सब में सेम है। फिर हमारे पास आ जाता है एपिलेट बोर्ड। अगर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड किसी के खिलाफ कोई फैसला दे देता है, उसके ड्रग को सब स्टैंडर्ड करार दे देता है, या उसको एडल्ट्रेटेड करार दे देता है, या कोई उसमें और खराबी स्प्यूरियस करार दे देता है, तो फिर क्या होगा, ये जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, वो जो शख्स जो जिसके अगेंस्ट ये काम हुआ है, वो अपील लेकर आएगा कहाँ, टू एपिलेट बोर्ड। और रजिस्ट्रेशन बोर्ड से भी जो शख्स उम्मीद हो के आएगा वो कहाँ जाएगा, वो भी एपिलेट बोर्ड की तरफ जाएगा। या ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से कोई काम इसके अगेंस्ट है तो वो भी कहाँ आएगा, एपिलेट बोर्ड। अब एपिलेट बोर्ड कौन बनाता है, अगेन इट इज द वर्क ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। एपिलेट बोर्ड कौन बनाएगा, फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा। उसका चेयरमैन होगा, उसके साथ उसके मेंबर्स होंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और जो मजे की बात वो है कि एपिलेट बोर्ड में प्रोविंस से भी बंदे लिए जाएंगे और फेडरल लेवल पे भी उसके लोग होंगे। अब वो लोग फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, वो लोग ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, वो लोग उसके जो डीजी हेल्थ भी हो सकता है, डीजी हेल्थ के नीचे काम करने वाले फिजिशियंस भी हो सकते हैं, वो डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, वो कोई भी बंदा जो वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जो वहाँ पे काम करो, सेक्शन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। तो उनकी वो जो टीम बनेगी एपिलेट बोर्ड की, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा। और फेडरल गवर्नमेंट कैसे बनाएगा, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोविंस प्लस द पर्सन ऑफ द फेडरल बॉडी, उनसे मिलकर ये एपिलेट बोर्ड बनेगा। एपिलेट बोर्ड का काम क्या होगा, उनके पास जो अपील लेकर लोग आएंगे, यानी इस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने या रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने उसके रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने उसको उसके अगेंस्ट कोई फैसला दिया है, तो वो अपील लेकर आएंगे टू एपिलेट बोर्ड। और एपिलेट बोर्ड विद इन 1 मंथ, हर महीने ये एपिलेट बोर्ड मीटिंग बुलवाएगी और इस 1 महीने के अंदर ही वो इस केस को रिजॉल्व करेगी। ठीक है। बाकी बात रही कि एपिलेट बोर्ड के मेंबर्स, एपिलेट बोर्ड के मेंबर्स कौन होंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कितने मेंबर्स होंगे वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, और ये सब रूल्स में हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और फेडरल गवर्नमेंट के जो पावर्स है, पावर्स क्या है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो एपिलेट बोर्ड है, वो सारे के सारे पावर्स किसी एक मेंबर को भी दे सकता है, या सारे मेंबर्स भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द एपिलेट बोर्ड। फिर पावर्स ऑफ सब ड्रग इंस्पेक्टर, जो ड्रग इंस्पेक्टर के जितने भी पावर्स हैं, वो सारे पावर्स मौजूद है एपिलेट बोर्ड के भी पास। वो भी कहीं भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कितने साल तक इसका एक मेंबर रह सकता है, अगेन इट इज होल्ड द ऑफिस फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड। वो जितना भी फेडरल गवर्नमेंट उसको कहेंगे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, जितने साल भी फेडरल गवर्नमेंट उसको रहने देंगे, तब तक वो उसका मेंबर रहेगा, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मेक ऑन रूल्स, यानी अगर एपिलेट बोर्ड भी अपने लिए अपने सब रूल्स बना सकता है, सो टू स्मूथली रन द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। इसके अलावा क्या था, रेजिग्नेशन ऑफ द एनी मेंबर, ख्वाह वो उसका चेयरमैन हो या दूसरे मेंबर्स, अगर वो रिजाइन करना चाहे इन द पब्लिक इंटरेस्ट, फेडरल गवर्नमेंट उसको कहे कि आप रिजाइन दे दो, या वो खुद से अपनी मसरूफियत की वजह से रिजाइन देना चाहे, तो वो अपने हैंड राइटिंग में देगा। इसीलिए ये सारी बातें जो 4-5 बातें वो सब में कॉमन है। होपफुली दिस मेक्स द सेंस। फिर हमारे पास ये सेक्शन 9 में था। सेक्शन 9A क्या बोले कि प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी, यानी हर प्रोविंस जो है वो अपनी एक एपिलेट अथॉरिटी बनाएगा। अब डायरेक्टली अगर कोई प्रोविंस का बंदा वो अप्रोच नहीं कर सकता एपिलेट बोर्ड को, तो वो अप्रोच करेगा एपिलेट अथॉरिटी को। फिर एपिलेट अथॉरिटी उसके एप्लीकेशन को देगी कि अगर वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है तो फाइन, नहीं होता तो फिर वो लोग दोबारा एपिलेट बोर्ड के पास जा सकते हैं। एपिलेट बोर्ड क्या करेगा, वो स्क्रूटनी करेगा, वो देखेगा कि इन्होंने ये फैसला क्यों दिया है। अगर उसमें कहीं पे कोई फ्लॉज नजर आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, दोबारा उस बोर्ड को डायरेक्टिव्स देंगे कि आप इस पे एक नज़रसानी कर लें, हो सकता है ये इस जगह पे कोई फ्लॉज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स का ड्रग जो है वो सब स्टैंडर्ड आया, या सब स्टैंडर्ड आया, या उसमें कोई और ख़राबी पेश आई, ठीक है, और जो ड्रग इंस्पेक्टर के प्रोसेस में अभी हम पढ़ेंगे, तो अगर किसी के खिलाफ फैसला आ रहा है और वो उसको कबूल नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, वो एपिलेट बोर्ड गया, एपिलेट बोर्ड ने एक ऑर्डर जारी किया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या सॉरी जो बोर्ड है,
क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, वो उसको कुछ डायरेक्टिव्स देंगे कि आप इस चीज़ पे फिर से नज़रसानी कर लें, ठीक है। उसका एक एग्जांपल मैं ड्रग एनालिस्ट के रिपोर्ट्स में दूंगा, सो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास सेक्शन 17 और 18 है। सेक्शन 17 बात कर रहा है कि व्हाट इज ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर और या इंस्पेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल एज वेल फेडरल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 17 में फेडरल गवर्नमेंट को एज वेल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पाबंद किया गया है कि अपने इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करना है। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि वो हर जगह पे जाके इंस्पेक्शंस करते, देखते कहीं पे कोई फ्लॉ तो नहीं आ रहा। फिर कुछ पावर्स है और कुछ उनका प्रोसीजर है। सेक्शन 18 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 डील्स विद द पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर के पावर्स क्या है? सबसे पहला है जब इंस्पेक्शन की बात आ जाए, इंस्पेक्टर मींस इंस्पेक्शन। सो ड्रग इंस्पेक्टर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस से मुराद हर वो प्रीमिसेस जहाँ पे ड्रग का बिजनेस हो रहा हो, या सेल आउट हो रहा हो, या स्टॉक रखा गया हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या इसकी कंपाउंडिंग हो रही है, या लेबलिंग हो रही हो। हर वो प्रीमिसेस जहाँ पे ड्रग का कारोबार हो रहा है, ड्रग से मुराद यहाँ पे प्रोडक्ट जो कंप्लीट प्रोडक्ट हो। तो ड्रग्स की कोई भी कहीं पे भी अगर कोई बिजनेस ड्रग का हो रहा हो तो उस जगह की इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? ड्रग इंस्पेक्टर कर सकता है, और ड्रग इंस्पेक्टर करेगा। दूसरा जो ड्रग इंस्पेक्टर का पावर है वो ये है कि वो अगर देख ले कि यहाँ पे कोई इलीगल काम हो रहा है, किसी भी लेट्स से इलीगल काम हो रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, या इलीगल काम हो रहा है रिटेल फार्मेसी में, या इलीगल काम हो रहा है किसी ट्रेडर में, या इलीगल काम हो रहा है इनसाइड द हॉस्पिटल जो फार्मेसीज है उसमें, तो वो क्या करेगा? ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ से सीज कर सकता है, यानी चीज़ें ले जा सकता है, जिसमें उसके आर्टिकल्स यानी उसकी चीज़ पर जो चीज़ें पड़ी होती है वो भी अपने साथ ले जा सकता है, सीज कर सकता है, रजिस्टर ले जा सकता है, कैश मेमोज वहाँ पे पड़े होंगे तो वो भी ले जा सकता है, उसके अलावा बिल्स वगैरह अगर कहीं पे पड़े वो भी अपने साथ सीज करके ले जा सकते हैं, लेकिन सीज करने का अपना प्रोसीजर है, ठीक है। सो ड्रग इंस्पेक्टर ये भी कर सकता है कि ही कैन कॉल एनी पर्सन से मुराद वो कोई प्रोफेशनल बंदे को भी बुला सकता है, या किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे को भी बुला सकता है, ताकि वो गवाह रहे कि वाकई ये कोई लेट्स से कोई ड्रग है एडल्ट्रेटेड ड्रग ये है कि उसमें दूर से नज़र आ रहा है कि इसमें गंदगी मौजूद है, अनसैनिटरी कंडीशन में ये प्रिपेयर हुए, वो दूर से नज़र आ रहा है, या उसका कंटेनर जो है वो लीक है, तो ये चीज़ें तो आंखों से नज़र आ जाती, तो वो उसको सील करेंगे, और सील करने के साथ ही वो एक शख्स को बुलाएंगे, वो ऑफिशियल भी हो सकता है, वो जो उसके साथ टीम का कोई मेंबर भी हो सकता है, वो उसको गवाह बनाएंगे कि देखो यार ये चीज़ हो रही है, यानी ये एडल्ट्रेटेड है, यानी वो कहेगा हाँ है, तो उसको एविडेंस या विटनेस के तौर पर अपने साथ ले जा सकता है, उसको बुला सकता है। ये इख्तियार भी मौजूद है ड्रग इंस्पेक्टर के पास। फिर ड्रग इंस्पेक्टर के पास एक और इख्तियार भी है कि वो फॉरबिड कर सकता है, एक जो रिटेलर है उसको रोक सकता है कि आपने अपना काम एक हफ्ते 2 हफ्ते तक वो उसको रोक सकता है कि आप काम नहीं करेंगे, आपका मेडिकल या आपका जो रिटेल शॉप है वो सीज हो चुका है, वो बंद हो चुका है, क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हो रही है, और ये चीज़ें मैं ले जा रहा हूँ इरेगुलरिटीज़ को साबित करने के लिए, ठीक है। तो वो उसके जो इख्तियारात है, जो पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते किसी भी फर्म को सीज कर सकता है, सील कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, उसके काम को रोक सकता है, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। अगर उसको मजीद करना है तो ही द ड्रग इंस्पेक्टर ही और शी विल आस्क द कंसर्न बोर्ड। अब कंसर्न बोर्ड वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी हो सकता है, वो आपका क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। वो जो भी बोर्ड उस वक्त जो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेसिफाई किया हो, उस बोर्ड को वो अप्रोच करेंगे कि मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, इनको काम से रोकना है, तो वो 3 महीने तक उसको दे सकते हैं। और अमूमन जो ड्रग इंस्पेक्टर है और वो पहले अप्रोच करेंगे क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, हमेशा वो सबसे पहला रिपोर्ट पेश करेंगे टू क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। वो ड्रग इंस्पेक्टर लॉक एंड सील कर सकता है, मेडिकल स्टोर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, क्योंकि वो इंस्पेक्शन के बाद अगर उसे पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ इशू है, उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए वो उसको सीज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई और भी पावर उसको दिया जाए, किसको दिया जाए? ड्रग इंस्पेक्टर को, तो वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। इस किसी और भी पावर को अभी जहन में रखना, एक पॉइंट में कहने जा रहा हूँ। फिर सैंपल कलेक्शन, यानी जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है, ठीक है।
और सैंपल कलेक्ट करेगा, ये उसका काम है। अच्छा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये, क्या ड्रग इंस्पेक्टर के पास इख्तियारात है कि वो चेक करे कि किसी मेडिकल स्टोर में या रिटेल फार्मेसी में फार्मासिस्ट मौजूद है या नहीं? ये आपसे एक सवाल है, क्योंकि जितना भी ड्रग एक्ट आप उठा के देख ले, वहाँ कहीं पे भी ये थोड़ी सी आपस की बात है, फार्मासिस्ट लोगों थोड़ी सी आपस की बात है। ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट, ड्रग इंस्पेक्टर कैन नॉट क्वेरी अबाउट लाइसेंस। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब है। ड्रग इंस्पेक्टर ये नहीं पूछ सकता किसी स्टोर में जाके कि आपका लाइसेंस कहाँ पे है, आपका जो लीगल प्रैक्टिशनर है या जो आपका लीगल फार्मासिस्ट है वो कहाँ पे है, ये नहीं पूछ सकता। लेकिन हम लोग पूछते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। ये आपस की बात है। हो सकता है मे बी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये इख्तियार उसे दिए हो, लेकिन जहाँ तक ड्रग एक्ट में है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब आते प्रोसीजर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर का प्रोसीजर क्या है? वो जहाँ से भी कोई भी सैंपल लेगा तो वो उसको रसीद देगा, रिसिप्ट देगा, ठीक है। वो रिसीट क्या होता है? उसमें उसने रीज़न लिखना होता है कि इस वजह पे, इस रीज़न की बिना पे मैं आपसे ये सैंपल ले जा रहा हूँ। और जब वो सैंपल ले जाएगा, अगर वो किसी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में गया है यानी किसी कंपनी में है, तो वहाँ पे वो 3 सैंपल इकट्ठा करेगा। यानी अगर वो सैंपल रहा है तो उस सैंपल की तादाद होगी 3, और अगर वो किसी रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी में जा रहा है तो वहाँ से वो 5 सैंपल उठाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ से कम उठाने चाहिए वहाँ से ज़्यादा उठाए, जहाँ से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही वहाँ से कम उठा रहे, इसकी वजह क्या है? तो इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। असल में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे 2 बंदे कम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो ये 5 सैंपल उठाएगा तो वो 5 जगहों पे ड्रग इंस्पेक्टर उसको भेजेगा। सबसे पहले ये कि वो सीज करेगा, सैंपल को उठाएगा, तो उसका एक हिस्सा 1 पार्ट विल बी गिवन टू ऑनर, वो पार्ट ऑनर के पास रहेगा लेकिन सील होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट वो ले जाएगा, वुड बी गिवन टू वारंटर, यानी जो वारंटी दे रहा है। वारंटी से मुराद जो हमारे आजकल हमारे पास जो ट्रेडर्स वाले हैं, जिससे मेडिकल स्टोर वाले लेकर आते हैं, ठीक है। एक हिस्सा वो भेजेगा टू वारंटर कि भाई ये आपके सील हो चुका है, अपने पास इसको रखना है। एक हिस्सा विल बी सेंट टू बोर्ड, जो उसका कंसर्न बोर्ड होगा उसके पास भेजा जाएगा। एक हिस्सा will be one part will be sent to the board, one will be to the owner, will be to the warrantor, one will be sent to the manufacturer, एक manufacturer के पास भेजा जाएगा, and one will be sent to drug analyst, या जो analyst है उसके पास एक सैंपल भेजा जाएगा। तो इस तरह से सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जब सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी, इसीलिए जब भी वो रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी में जाएगा वो 5 सैंपल उठाएगा, क्योंकि उसने 2 सैंपल कहाँ पे भेजने होते हैं? एक मैन्युफैक्चरर, एक वारंटर के पास। अब जब वो सीधा जा रहा है मैन्युफैक्चरर के पास, तो वहाँ से वो सिर्फ 3 सैंपल उठाएगा। 3 सैंपल क्यों उठाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरर और वारंटर की तो ज़रूरत ही है ही नहीं, और ऑनर भी उसमें नहीं आता। तो फिर वो क्या करेगा? जो ड्रग इंस्पेक्टर है, एक सैंपल भेजेगा बोर्ड को, एक एनालिस्ट को, एक जो है वो रहेगा किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। इन 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो 5 सैंपल उठाएगा। और सैंपल की तादाद वो खुद, अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर फील्स के यार मुझे एक सैंपल उठाना है और उसकी तादाद बहुत, वो साइज बहुत छोटा है और एनालिसिस के लिए मुझे ज़्यादा चाहिए, तो उसके नंबर बढ़ा भी सकता है। अगर कोई कंटेनर वाली चीज़ है, उसका कंटेनर से फॉर एग्जांपल कोई क्रीम वगैरह हो, ऑइंटमेंट हो, अगर उसका साइज बहुत छोटा है तो वो 1 की बजाय 3, 3 की बजाय 5, 5 की बजाय 6 सैंपल उठा सकता है, ताकि वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। प्रोसीजर ये है कि वो जब भी कोई चीज़ लेकर जाएगा वो उसकी रिसीट देगा, रिसिप्ट जिसे हम रिसीट कहते हैं, ठीक है। वो रिसीट देगा और रिसीट के बाद उस पर वजह लिखी हुई कि मैं इस वजह से इसको ले जा रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? बहरहाल हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बरक्स होती है। सेक्शन 16 सेज, ये ड्रग इंस्पेक्टर का प्रोसीजर था और वो ड्रग इंस्पेक्टर के पावर्स थे। सेक्शन 16 एनालिस्ट के बारे में। एनालिस्ट इज द एक्सपर्ट हु वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल एज वेल द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो जाहिर बात है वो काम कहाँ पे करेंगे? फेडरल डीटीएल में या प्रोविंशियल डीटीएल में, ठीक है। उसके जो काम है वो, ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया, वो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल किसको भेजेगा? एक सैंपल का हिस्सा विल बी सेंट टू ड्रग एनालिस्ट, तो ड्रग एनालिस्ट उसको रिसीव करेगा, ये उसका काम है, ठीक है। ड्रग एनालिस्ट क्या करेगा? विल रिसीव द सैंपल,
given by the drug analyst or sent by any of the boards. बोर्ड कैसे सेंड करते हैं वो मैं बताता हूँ। वो उसको रिसीव करेगा, उसको रिसीव देगा कि रिसीविंग देगा कि हाँ मैं ये रिसीव कर चुका हूँ, इस हालत में रिसीव कर चुका हूँ। ड्रग इंस्पेक्टर जब किसी से कोई सैंपल लेगा तो उस पर अपना स्टैंप लगाएगा, और अगर वो जो प्रोपराइटर है या जो मेडिकल स्टोर वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका स्टैंप है तो वो भी उसके साथ लगाए ताकि कानूनी कार्रवाई अच्छी तरह से हो। तो वो सील वगैरह स्टैंप वगैरह सारे चेक करेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मौजूद थी, इस कंडीशन में मुझे ये सैंपल रिसीव हुआ है। वो सैंपल रिसीव करेगा, फिर सैंपल रिसीव करने के बाद वो एनालिसिस शुरू करेगा। एनालिसिस के बाद वो क्या करेगा, वो एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बनाएगा। रिपोर्ट्स कहाँ पे जाएंगे, रिपोर्ट्स वुड बी सबमिटेड टू, और ये रिपोर्ट्स वुड बी सबमिटेड टू ड्रग इंस्पेक्टर। वो वापस, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको दिया, तो वो क्वाड्रिप्लिकेट, क्वाड्रा मीन्स 4 पार्ट्स, ठीक है। वो 4 रिपोर्ट बनाएगा जिसपे उसका सिग्नेचर होगा, उसका स्टैंप लगा होगा। 4 रिपोर्ट्स देगा किसको, ड्रग इंस्पेक्टर को। वो ड्रग इंस्पेक्टर वो 4 रिपोर्ट्स लेकर आगे जाएगा। अब ये 4 रिपोर्ट्स तो उसने दे दिए ड्रग इंस्पेक्टर को। अब जब भी इसके पास, ड्रग एनालिस्ट के पास कोई भी सैंपल आता है तो विद इन 60 डेज, ड्रग एनालिस्ट का काम है कि विद इन 60 डेज उसको वो एनालाइज करके वापस बेचेगा। ठीक हो गया। अगर वो 60 डेज में नहीं कर सकता या उसके लिए कोई मसला पेश आ रहा है तो वो इन रिटर्न देगा कि मुझे मजीद टाइम चाहिए, या ये मैं इसकी एनालिसिस नहीं कर सकता ताकि वो वक्त पे पहुंच जाए दूसरे लेबोरेटरी। ठीक हो गया। सो रिपोर्ट जब आ जाती है ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ, अब ड्रग इंस्पेक्टर का प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो गया। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो रिपोर्ट्स, जो 4 रिपोर्ट्स है वो डिलीवर करेगा। कहाँ कहाँ पे डिलीवर करेगा, एक हिस्सा उसका भेज देगा टू द बोर्ड, एक हिस्सा भेज देगा टू द ऑनर, एक हिस्सा अपने पास रखेगा, एक हिस्सा जो मैन्युफैक्चरर या वारंटर है उसके पास भेज देगा। ये 4 रिपोर्ट्स, एक हिस्सा वो अपने पास ही रखेगा। रिपोर्ट का 4 रिपोर्ट्स बने हैं जिसपे एनालिस्ट के साइन है। एक ऑनर को भेजेगा, यानी जो मैन्युफैक्चरर है या जो रिटेल फार्मेसी में जहाँ से उसने उठाया है। दूसरा हिस्सा उसके मैन्युफैक्चरर को भेजा जाएगा। तीसरा हिस्सा उसका, तीसरा रिपोर्ट रहेगा बोर्ड के पास, चौथा उसके अपने पास रहेगा, ताकि कल को अगर कोर्ट में बात चले तो उसके पास रिपोर्ट मौजूद हो। ठीक है। अब अगर कोई शख्स रिपोर्ट्स देखकर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास चले गए, रिपोर्ट में उसके खिलाफ फैसला आया, फिर वो गया एपिलेट बोर्ड के पास कि यार ड्रग एनालिस्ट ने ये रिपोर्ट्स दी तो मुझे इस पर कुछ डाउट है, तो यहाँ से भी एपिलेट बोर्ड भी ऑर्डर दे सकता है। अगर एपिलेट बोर्ड कहे कि नहीं ये फैसला सही है, फिर केस चला जाएगा टू कोर्ट, ड्रग कोर्ट। अब ड्रग कोर्ट को केस कौन भेजेगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसको तमाम जो उसके डिटेल्स के साथ उसको ड्रग कोर्ट के पास भेजेगा। अब ड्रग कोर्ट के पास जब ये गया, या तो वो बंदा एपिलेट बोर्ड इस यहाँ पे भी काम हो सकता है, या फिर जब कोर्ट के पास हो जाए, कोर्ट में वो शख्स जाएगा कि जनाब मेरे खिलाफ तो ये फैसला आया है, मुझे इस फैसले में कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस रिपोर्ट में थोड़ा सा इशू है, हो सकता है ये रिपोर्ट में कुछ कमी बेशी आई हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो क्या कहूँ, वो एग्रीव पार्टी, वो इधर भी रिक्वेस्ट कर सकती है, वो इधर भी रिक्वेस्ट कर सकती है, वो अदालत में जाकर भी रिक्वेस्ट कर सकती है। तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि यार सर आई हैव अ रिक्वेस्ट बिकॉज आई एम द एग्रीव पार्टी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो क्वालिटी कंट्रोल के बोर्ड के पास जो मेरा सैंपल पड़ा हुआ है उसकी भी एनालिसिस की जाए, हो सकता है वो किसी और लेबोरेटरी से की जाए, हो सकता है इस एनालिस्ट के रिपोर्ट में कोई कमी बेशी रह गई हो, तो हम वहाँ से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो फिर ये जो बोर्ड है या जो अदालत है या जो एपिलेट बोर्ड है वो एक और मौका देगा एग्रीव पार्टी को, और उसका जो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर ने क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास भेजा था उस सैंपल को वो फिर से किसी फेडरल या कोई और किसी लेबोरेटरी में भेजेंगे एनालिसिस के लिए, फिर उस पर जो खर्चा आएगा वो एग्रीव पार्टी उठाएगी। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ द चैप्टर नंबर 2, जो आपका दूसरा चैप्टर था कि इसमें बोर्ड्स किसने होंगे, बोर्ड के काम क्या है, उसके मेंबर्स की क्या है, उनके मेंबर का क्या काम है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या है और उसका काम क्या है, किस तरह से वो सैंपल लेगा, किस तरह से वो सैंपल्स को ड्रग एनालिस्ट के पास भेजेगा, ड्रग एनालिस्ट का रिपोर्ट लेकर वो किस तरह से वापस 4 हिस्सों में तकसीम करके लोगों तक पहुंचाएगा और एक हिस्सा अपने पास रखेगा ताकि कल को अदालत में पेश करना हो तो उसके पास कोई रिपोर्ट मौजूद हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट this lecture was all about the second chapter हमारे पास क्या था,
द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट। ये एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फोर्समेंट के हवाले से टोटल चैप्टर था। होपफुली आज के चैप्टर में आप लोगों को काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी होगी, थोड़ा बहुत प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर अबाउट ड्रग एक्ट। हमारी कोशिश होगी कि कल उसके बाकी जो सेक्शन है, या कल से मुराद नेक्स्ट, मैं जब भी कल की बात करूँ आई मीन हियर कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश होगी कि बाकी सेक्शंस को भी कंप्लीट कर ले। आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना है। थोड़ा सा आज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे शोर किस्म की आवाज़ आ रही है। ऑब्वियसली मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे आसपास में और लोग भी रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई काम ड्रिल वगैरह का चल रहा हो। होपफुली कि वो ज़्यादा वीडियो को उन्होंने डिस्टर्ब ना किया हो। सो उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे इससे, स्पेशली वो लोग जो प्रैक्टिस में है, जो प्रोफेशनल्स है, या जो अभी स्टूडेंट है फाइनल प्रूफ के, जिसका 9th या 10th सेमेस्टर जा रहे हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ्यूचर में जाके कमीशन के लिए जब वो बैठेंगे, तैयारी करेंगे, दे विल इंशाल्लाह विद वन क्लिक, जब वो इसको एक ही दफ़ा देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हो चुकी हैं। जितनी भी आप ड्रग एक्ट उठाएंगे, उसके कमेंट्स पढ़ेंगे, उसका स्कोप पढ़ेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे, यू विल फाइंड द होल थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड हियर। सो थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सदका जारिया समझ के आगे इसको फॉरवर्ड करना है। थैंक यू सो मच एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अल्लाह हाफिज़।